हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आईटीआई हॉस्टल वार्डन में मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूं मैं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन की विकर्ण की लंबाई क्या है, 8√3। घन की विकर्ण की लंबाई 8√3 दिया गया है। होता क्या है वैसे घन की विकर्ण की लंबाई, तो a√3 ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगी घन की। तो हमें निकालना क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², इसका मतलब 6 और 8 का स्क्वायर लूँगा तो क्या हो जाएगा ये 64। तो 6 × 64, इसका मतलब 6 चौके 24 का 4 से लाई 2, 6 36 और 2 38 मतलब कि सेंटीमीटर वर्ग। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही आसानी से लोगों से बना होगा। अगला क्वेश्चन है एज वाला क्वेश्चन, जो मैंने कई बार बताया है और जो ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ पेपर में कैसे काम आता है। देखिए क्या है, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। मतलब पिता मतलब फादर और सन मतलब ये पुत्र का 7:2 है। 10 वर्ष पश्चात क्या होता है, 9:4 हो जाता है। 9:4 हो जाता है। तो बताना क्या है, पिता की वर्तमान आयु। देखो क्या है, 7 चौके 28, तरीका क्या है, 7 चौके 28, 9 दूनी 18, 28 में से 18 कम कर दूंगा कितना आएगा 10। ये किसके बराबर होगा, 10 चौके 40, 9 धाम 90, 40 में 90 कम कर दूंगा कितना आएगा, 40 में 90 मतलब 50। तो 10 रेशियो बराबर 50, तो 1 रेशियो बराबर 5 और पिता की वर्तमान आयु जो है 7 पंचे 35 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कितना दिन लगा इतना करने में। चलो अगला क्वेश्चन तो ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले 1 हफ्ते 8 दिन होगा मेरे ख्याल से, मेंस्ट्रुएशन 3D का मैंने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ महिला पर्यवेक्षक के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए। तो उसमें मैंने इस प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है। ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर में देखने मिला है। क्या है, आप मेंस्ट्रुएशन 3D का जो है वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ये अभी मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो पहले ही मैंने पढ़ाया। क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई मतलब वही ऊंचाई है LBH ये होता है का योग दिया है 19 सेंटीमीटर। मैंने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन अब आने वाले टाइम पे पूछे जा सकते हैं और पहले ही एग्जाम में पूछ लिया गया, जो मेरे वीडियो बनाने के बाद की जो पहला एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है। इसका विकर्ण क्या है, 5√5 मतलब कि विकर्ण क्या होता है, L² + B² + H²। घनाभ का जो विकर्ण है वो ये, ठीक है ना, क्या है 5√5 दिया है। हमें बताना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, 2 × LB + BH + HL ये निकालना है। क्या तरीका बताया था, सब कुछ एक फॉर्मूले में नज़र आता है। क्या होता है फॉर्मूला, L + B + H का होल स्क्वायर, L² + B² + H² + 2 LB BH + HL ये होता है। L + B + H का मान दिया है 19 का स्क्वायर, L² B² H² का मान दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। यहाँ से आप इसमें अंडर रूट हटा दोगे, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब स्क्वायर लग जाएगा, इसका मतलब 5 पंचे 25 और रूट है मतलब 5 मतलब कि 125। तो इतने का पूरे का मान हमको पता चल चुका 125। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और ये देखो इतने का मान आप आराम से निकाल सकते हो आप पक्षांतर करके। तो 361 में से 125 माइनस कर दो, 11 में से एक लाइन और लिख देते हैं। हाँ क्या जाएगा, 11 में 5 गया तो 6 और यहाँ बचा फिर 35 में से 12 कम कर दो, 11 में 5 गया तो 6, 5 में 2 गया तो 3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 236। ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड कर दिए, आपको ये इस पूरे की वैल्यू निकालना है और ये पूरा का पूरा होता है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो भी मैं क्लास लेता हूँ कोई भी एग्जाम से पहले उसको बिल्कुल देखा कीजिए, उससे बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी मैंने क्लास जो मैथ्स रीजनिंग का जो कोर्स है उसमें जैसे भी जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है बिल्कुल व्यापम में आते हैं। तो ये कहूँ कि व्यापम में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उस हिसाब से क्लास में क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और अभी महिला पर्यवेक्षक का पेपर होना बाकी है। अगर आपको महिला पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज़ देना है और जो क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स की टेस्ट सीरीज हो या महिला पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज हो। करना क्या है, ऐप इंस्टॉल करना है भूपेंद्र मिश्रा। ये ऐप की जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। वहाँ जाएंगे तो महिला पर्यवेक्षक की जो टेस्ट सीरीज़ है
उसमें वो आपकी 149 की है, लेकिन अभी हरेली ऑफ़र जो है बढ़ाया गया है। तो जो कूपन कोड अगर आप हरेली अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 30% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ मिलेगा। उसी प्रकार से मैथ्स की स्पीड टेस्ट सीरीज़ है, तो मैथ्स के स्पीड टेस्ट में आप टेस्ट दीजिए और आपकी स्पीड कैसी है उसका एक सही आकलन कीजिए। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, 300 क्वेश्चन पेपर से पहले उसको एक बार पलट के चले जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में दिखाई पड़ेंगे और क्वेश्चन का स्तर भी अच्छा रखा गया है। ठीक है, तो ये ऐसे तो 75 का है, लेकिन 30% डिस्काउंट के बाद आपको ये लगभग 53 रुपये पड़ेगा। अगर आप व्यापम के लिए मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा मैथ्स कमज़ोर है, पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा मैथ्स और रीजनिंग का जो कोर्स है, जो बिल्कुल व्यापम का जैसा पेपर लेता है वैसे ही क्वेश्चन मैंने इसमें पढ़ाया है और पेपर में आता है तो मैं सॉल्यूशन में बताता भी हूँ। तो ये आपका वैसे तो 1499 है, लेकिन ये आपको 30% डिस्काउंट करने के बाद 1050 से मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमारे ऐप में इंग्लिश का कोर्स भी है जो कि 499 का है, 30% डिस्काउंट इस पर भी अप्लाई होगा। कूपन कोड है आपका हरेली। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये जो ऑफ़र है 26 जुलाई तक है, ऑफ़र जो है 26 जुलाई तक है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ, इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात में है। चतुर्भुज के कोण क्या होंगे? बहुत ही सिंपल सा है, 4:5:10:11 टोटल कर लो, 4 और 5 9, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 रेशियो बराबर किसके होना चाहिए? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये हो गया आपका 1 रेशियो बराबर 12, 1 रेशियो बराबर 12 डिग्री के बराबर है। तो आपको बताना है हाँ कि सभी कोण कितने, तो 1 रेशियो बराबर 12, तो 4 रेशियो बराबर 12 चौके 48, 5 रेशियो बराबर 12 पंचे 60। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 48 60 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। बाकी सॉल्व करने से क्या मतलब, टाइम देने से क्या मतलब? दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। अब बिंदु कोई दिया गया है नहीं, कोई भी एक बिंदु है, अगर उसमें कितनी रेखा गुजर सकती है तो अनंत रेखा गुजर सकती है। ठीक है ना, ये तो इसका सिंपल सॉल्यूशन हो गया। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण से घूमेगी? अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, मतलब कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री का सफ़र तय करती है। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 4 घंटे में कितना करेगी? तो 360 डिवाइड बाय 24 गुणित 4 इतना करेगी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, 6 छक्के 36, मतलब 4 घंटे में वो 60 डिग्री तय करती है। ठीक है, लेकिन हमको 4 घंटे बोला है क्या कि नहीं? 12 मिनट और 12 मिनट और कहने का मतलब 1 घंटे का 12 मिनट कितना हिस्सा होता है? 1 घंटे का 12 मिनट कितना हिस्सा होता है? 12 पंचे 60, मतलब कि 1/5 हिस्सा होता है। इसका मतलब यहाँ से देखो, जब 4 डिग्री के लिए 60, मतलब कि 4 क्या बोला गया है? 4 घंटे के लिए, 4 घंटे में वो 60 डिग्री का सफ़र तय करती है, तो 1 घंटे में कितने का सफ़र तय करती है? तो 1 घंटे में करती है 15 डिग्री का। हमको 1 घंटे का निकालना है क्या? नहीं, हमको निकालना है केवल 12 मिनट का। तो 12 मिनट जो होता है 1 घंटे का 1/5 हिस्सा होता है, इसका मतलब 15 डिग्री का भी 1/5 हिस्सा लेना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर 3 डिग्री और हुआ, और पहले 4 घंटे वाला था 4 डिग्री, 12 मिनट वाला हुआ 3 डिग्री, तो 60 और 3 63 डिग्री। बस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे फटाफट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन पेपर में जिसमें कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AE लंब है DC पर, मतलब कि समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से है। ठीक है, ये है ABCD। AE लंब है DC पर, AE ये हुआ, AE लंब है DC पर, CF लंब है AD पर। CF मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से, CF लंब है AD पर। तो चलो जो भी मेजरमेंट दिए हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, तो CD या DC जो भी लिखो गुणित ऊंचाई AE। एक और क्षेत्रफल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो एक और ऊंचाई नज़र आ रही है, तो आधार मतलब कि AD, ऊंचाई CF या FC जो भी है। अब CD और AB आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा पर क्या होती है? बराबर होती है। इस हिसाब से हमको दिया है वैल्यू AB बराबर 10। जब AB बराबर 10 दिया है, इसका मतलब मुझे CD का भी मान पता चल चुका है, 10 है। तो CD का मान रखो 10,
AE तो दिया गया है 6, AD तो हमको निकालना है, CF दिया गया है 5, निकल गया 10 × 6/5 बराबर क्या है AD, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, AD बराबर क्या आ गया 12 क्या सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है ये C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP X वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, SP और CP का रेशियो निकालूंगा, SP और CP का रेशियो निकालूंगा तो 20/X हो जाएगा। ठीक है ना। और मुझे दिया है कि लाभ 25% है। अब देखो लाभ अगर 25% है इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/4 लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला क्या इंडिकेट करता है CP को, ये किसको इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। इसको जोड़ देता हूँ, लाभ होता है तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/4। तो ये किसको इंडिकेट करेगा SP को, ये किसको इंडिकेट करेगा CP को। अब ये 5 है, CP/SP का रेशियो क्या हो गया 5/4। इसका मतलब ये देखो, अगर ये 5/4 आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 20/X बराबर 5/4 है। तो 5 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर 5 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर 4 होगा कि नहीं होगा। 5 रेशियो बराबर 20 है तो 1 रेशियो बराबर 4 होगा। 1 रेशियो बराबर 4 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 रेशियो बराबर 4 है तो 4 रेशियो बराबर 4 चौके 16, तो X बराबर क्या आएगा आंसर 16। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। ऐसे तरीके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बताए हैं जो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत 38 है, टोटल कितना हो जाएगा 50 × 38, 50 × 38 मतलब ये हो जाएगा आपका 40 पंचे 200 होता है। पहले तो जीरो लगा दो, 40 पंचे 200 होता है, लेकिन यहाँ 5 दूनी 10 मतलब कि यहाँ पर 1900 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 45 और 55 को छोड़ दिया जाए, मतलब कि 2 संख्या कम हो गई। 45 और 55 मतलब कि 100, इसको छोड़ देना है। 45 55 को हमने ऐड करके छोड़ दिए तो कितना बचा 1800। तो अब जो औसत निकलेगा वो 50 का नहीं, 2 को छोड़ने के बाद 48 का निकलेगा। अभी मैंने औसत की एक क्लास लिया था, उसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, लेकिन उस औसत के नए प्रकार के प्रश्न कैसे बन सकते हैं मैंने उस पर बताया है। वो आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने मिलेगा, अभी बोल रहा हूँ। अब ये 1848 से डिवाइड करूँगा। ठीक है ना। 6 × 18, 6 चौके 6 × 18, 6 × 48, 3/8 अगर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको 2 जीरो नज़र आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि 37.5 है। ठीक है ना। 37.5 ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ से लेके यहाँ वाला बिल्कुल क्या होता है 3/8 होता है, तो 37.5 कैसे लिखा गया है, परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में बहुत बार मैंने पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट जो है, अभी मैंने क्लास लिया था कुछ दिन पहले, ये मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा, इसके बीच में 3-4 क्लास जो मेरी अपलोड हुई है उसी में से एक क्वेश्चन फिर से देखने मिला है आपको। कौन सा क्वेश्चन है, अभी मैंने एक्सपेंडिचर कंजप्शन मतलब खपत और मूल्य वृद्धि वाला एक क्वेश्चन लिया था। अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड या प्रैक्टिस सेट जो चला रहा हूँ महिला पर्यवेक्षक के लिए, उसमें से फिर से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने मिला है। क्या है, किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि हो रही तो प्रॉफिट में अपना ये प्राइस में 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि कहने का मतलब 1/2, 2 से कितना हो गया 1 बढ़कर के 3 हो गया, तो 2 से बढ़कर के 3 हो गया तो कंजप्शन क्या हो जाएगा। अगर आप खपत कितना कम करें ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे, जब एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट होता है तो 3:2 ये पलट जाता है। कितना कम करना पड़ेगा, 3 से 2 कर दिए, 1 कम कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, प्रीवियस वैल्यू 1/3। और मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल ऐसा ही वो लिया था। हाँ, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो यहाँ तो परसेंटेज भी नहीं निकालना है। और मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन, जहाँ 33.33 आंसर आता है वो भी याद है मुझे, तो 1/3। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर B, परसेंटेज में निकालना होता तो 33.33 आता, परसेंटेज में नहीं निकाला है तो बस इतना ही में 3 से 2 हुआ, 1 कम हुआ, किससे कंपैरिजन में, पुरानी वैल्यू 3, 1/3 आंसर। ठीक है। चलिए अब LCM SCF का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिना पेन पेपर के देख कर के आंसर हम लगा सकते थे। कैसे बिना पेन पेपर के, देखिए SCF और LCM का हमको दिया है 24 और 168, ये दिया गया है। SCF दिया है 24, LCM दिया 168। हमको अनुपात दिया है संख्याओं का, संख्या है 1:7, बड़ी संख्या पूछा है। SCF निकालोगे, SCF दिया हो गया, अनुपात दिया होगा, SCF को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों अनुपात से बस। तो पहली संख्या आएगी 24 क्योंकि 1 रेशियो है, दूसरी संख्या आएगी 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 7 168, बड़ी संख्या कौन सी है 168, आंसर है 168 ऑप्शन नंबर A। अब चलो इसको यहाँ समझाता हूँ।
HCF कितना दिया गया है 24, LCM कितना दिया गया है 168। क्लियर है। अब संख्याएं हैं 1:7 में। ठीक है। अब हम जानते हैं कभी भी हम HCF लेते हैं और या फिर हमको अगर रेशियो पता होता है तो क्या होता है, हम संख्याएं कैसे मानते हैं। अगर मान लो HCF दिया है A और हमको कोई भी संख्या दी गई है 3:4 में है, तो संख्याएं हम कैसे मानते हैं 3 × A और 4 × A, यही बोलते हैं। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या बन जाएगी 24 और अगली संख्या क्या बन जाएगी 24 × 168। तो संख्याएं हैं 24 और 168, बड़ी संख्या कौन सी है 168, आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस कंप्लीट, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, वो भी मैंने पिछले 4-5 जितनी भी क्लास लिया है उसमें एक परसेंटेज की क्लास बताया था, तरीके से बताया था किस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है। वैसा ही ये क्वेश्चन आपको सिमिलर मिला है इसमें साधारण ब्याज वाले कॉन्सेप्ट में। और जब मैंने साधारण ब्याज पढ़ाया था तब भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। मैंने बताया CG व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से मैं क्लास में क्वेश्चन को लेता हूँ। जितने भी मैथ्स रीजनिंग के वीडियोज़ बने हैं मेरे ऐप पर उसमें बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं जो व्यापम में आते हैं। ठीक है। और जब मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड या प्रैक्टिस सेट लेता हूँ तो उसको बिल्कुल देखा ही कीजिए, बहुत से पेपर में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फंसे हैं, आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये है, परसेंटेज का मैंने क्वेश्चन लिया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। एक दिया 4% से, एक दिया 5% से, तो मैं क्या बोलता हूँ मुझे 4% 5% मज़ा नहीं आता, मैं एक ही लेके चलूँगा। मैं 4% को 5% ही लेके चलूँगा, तो ये तो पहले से 5% है। इसका मतलब पूरे 16,000 का 5% ब्याज कितना निकलेगा। अगर 1 साल का बोला है क्वेश्चन में, 1 साल बोला है ना, तो पूरे 16,000 का 5% कितना निकलेगा 16×5 80 और ये जो 800 रुपये निकलेगा। अगर 5% होता तब ब्याज कितना होता 800 होता। क्लियर है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में ब्याज कुछ और दिया है, 700 दिया है। पहला भाग 4%, दूसरा भाग 5%। हमने बोला नहीं, हमको 4% 5% में मज़ा नहीं आता, हम एक समान लेके चलेंगे, तो मैंने 5% ही लेके चला। अगर 5% लिया होता तब कितना होता 800 होता। लेकिन 800 है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, क्वेश्चन में तो 700 है। तो ये 800 से 700 हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये 100 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ये 100 का डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 4% को बढ़ा के 5% ले लिया था, मैंने 1% बढ़ा के लिया था, इसलिए ये 1% यहाँ पर आपको बढ़ करके मिल रहा है। 700 की जगह 800 मिल रहा है, तो 1% बढ़ करके मिल रहा है। ये आपका इसी में डिफरेंस बता रहा है कि ये 100 का डिफरेंस इसी बढ़े हुए 1% के कारण है। तो 1% बराबर 100, तो 100% बराबर ये लो 10,000। और ये 10,000 आता कौन सा हिस्सा है, वही हिस्सा आता है जिस पर हमने कोई छेड़खानी की है। तो ये पहला हिस्सा है जो आपका आया है 10,000। टोटल था 16,000, पहला हिस्सा दिया 10,000 में। हमको निकालना क्या था, 4% की दर से उधार दिया गया धन कितना था, तो 4% की दर से उधार दिया गया धन था 10,000। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि तरीका कैसा लगा आपको। ठीक है ना। चलिए आगे, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वरना जब आपको क्लास में जब कोई चीज़ें समझाऊँ तो बहुत ही आराम से समझाया। अगला एक रेखाखंड के, अब ये रेखाखंड वाला क्वेश्चन है। एक है 8 - 2, एक है 4 और एक 6। मध्य बिंदु का निर्देशांक कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ो, 8 और 4 12, डिवाइड बाय 2 कर दो। 8 और 4 12, डिवाइड बाय 2 6, -2 और 6 जोड़ूंगा तो आएगा 4, 4 डिवाइड बाय 2 आएगा तो 2। 6 और 2 आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में समानांतर ट्रैक पर जा रही है। सबसे पहले तो हम जानते हैं चाल बराबर, कोई भी क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, इससे बड़ा और कुछ दूसरा चीज़ नहीं है, सब पे काम आता है। हमको निकालना वैसे क्या है, समय निकालना है। तो समय निकालना है तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। हमको पता है कि अगर एक ही दिशा में गतिमान होती है तो चाल क्या होती है, घटती है, और दूरी सदैव जुड़ती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी 140 और 100। चाल क्या हो जाएगी आपकी 90 - 18, क्योंकि ये एक ही दिशा में गतिमान है। अब 90 - 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये तो मीटर में दिया है ऊपर। इसका मतलब यहाँ मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे समय निकल जाएगा। ये हो जाएगा 280, 90 में से 18 गए तो 72, गुणित 5/18, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20। तो यहाँ डायरेक्टली करता हूँ मैं 20, 2 से 2 गया, ये आएगा 14। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, 60 और 70 के कोणों वाले त्रिभुजों की संख्या जो बनाए जा सकते हैं। देखो
आपको ये दिया है 50 डिग्री है, 60 डिग्री है और 70 डिग्री है, यही है। कितने कोण बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपको ये दिया गया है कि कितने कितने मीटर या सेंटीमीटर माप कितनी है भुजाओं की। आपने जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई भी एक ले लिया मैंने कि ये 50, 60, 70 वाला कोई एक त्रिभुज बना लिया। अब हो सकता है मैंने एक त्रिभुज बनाया, उसमें इसकी माप मैंने कम रखा, ठीक है। फिर हो सकता है मैंने माप बढ़ा दिया, फिर हो सकता है मैंने उसके और भी माप बढ़ा दिया। ऐसे कितने भी त्रिभुज बना सकता हूँ मैं। हाँ, कोण में यही रखूँगा, 50, 60, 70 ही रखूँगा एंगल, लेकिन उसमें मेजरमेंट को चेंज कर करके मैं कितने भी बना सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने एक आंसर लगाया होगा, क्योंकि 50, 60 और 70 के बाद तो एक ही लग रहा है, ऐसा दिखता है, लेकिन आपको मेजरमेंट थोड़ी दिया है। आप अलग अलग मेजरमेंट के बनाइए, कोण उतना ही लीजिए, कितने भी बना सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये है 40, ये है 4x, ये है 3x। तीनों को जो कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। 4 और 3 7, x प्लस 40 बराबर 180। 7x बराबर 180 माइनस 40 मतलब कि 140। 7x, x बराबर क्या हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, मतलब x बराबर क्या आ गया, 20। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयत के फर्श 4 मीटर गुणि 3 मीटर है। पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के टाइल्स बगैर तोड़े लगाना है, कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है कभी भी ऐसा दिया होता है तो आपको पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 4 × 3, अब मीटर में है तो क्या करूँगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ 3 भी मीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर डिवाइड करूँगा मैं, डिवाइड करूँगा कितने कितने सेंटीमीटर की साइज़ है उसके, जो हमको टाइल्स लगाना है। तो 8 और 6, तो ये तो सेंटीमीटर में है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी को सॉल्व करना है बस। 4 दूनी 8, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, या फिर ऐसा करो 2 50, 2 50, 2500। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया है 21। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो हमको दिया है πr², कितना दिया है πr², 21। इसको बिल्कुल भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं यहाँ से r निकाल लूँ क्या, नहीं। क्यों नहीं लगाना है ऐसा दिमाग, क्योंकि हमें पेपर में समय कम लगाना है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बेलन का आयतन πr² h होता है, तो इसमें मात्र h मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। r निकालने की ज़रूरत नहीं, πr² तो पहले से परोसा गया है, आपको बस उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई करना है। ऊंचाई भी दिया गया होगा, ऊंचाई दिया है 11 सेंटीमीटर, तो बस इसमें आप 11 का मल्टीप्लाई कर दो। 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को सामने लिखो, 1 बाद में है तो 1 को बाद में लिखो, 2 और 1 3। ये देखो आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी एग्जाम आता है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आता हूँ आपके लिए। अगला है ये आपका LCM SCF पर बेस्ड होगा ये क्वेश्चन। क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A, B और C एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। A एक चक्कर 252 सेकंड में, 252 सेकंड में। B लगाता है 308 सेकंड में और C लगाता है 198 में। तो बताओ ये एक ही समय पर शुरू होते हैं, कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। बिल्कुल वही ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन हो गया, घंटी बजने वाला क्वेश्चन हो गया। क्या लगता है इसमें, LCM निकालना पड़ता है बस। अब LCM निकालना आपका काम है, कैसे निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 छक्के 12, 2 15, 2 चौके, 2 नी 18, 1 दूनी 18, 2 छक्के 12, 2 तिया, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 99, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा बिल्कुल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 77, 3 तिया 9। अब यहाँ 3 से और जा सकता है, 3 सत्ते 21 77, 3 एकम 3 और ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से 7 एकम 7, 7 11 और ये 11, लास्ट में 11। चलो निकालो, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 सत्ते गुणित 11, तो 36 सत्ते 7 के 42 को 4 7 तिया 21 और 4 25 गुणित 11। तो यहाँ करूँगा तो 2 लास्ट में लिखूँगा, 2 शुरू लिखूँगा, 5 और 2 7, 5 और 2 7, इतना आया है। अब ये जो हमको बताना है, ये जो हमने निकाला है ये तो सेकंड में है, ये किस में है, ये सेकंड में। हमको बताना है मिनट में, ठीक है ना। अब ये जो सेकंड को हमको कन्वर्ट करना है मिनट में। सेकंड बराबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो हम जानते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो इतने सेकंड बराबर कितना होगा, तो कितना होगा
2772 सेकेंड की वैल्यू हमको मिनट में निकालना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि 2772 को मैं क्या करूँगा 60 से डिवाइड कर दूँगा। क्लियर है? क्या करूँगा 60 चौके 240, 240 मतलब कि बचा आपका 30, 372, तो 60 छक्के 360, फिर 372, 12 बचा आपके पास, ठीक है ना। तो 12 जो बचा है उसको अलग से रखो, हाँ 12 जो बचा है उसको मत करो, उसको सेकंड में ही रहने दो। तो ये जो क्या मिनट आया है 12 सेकंड, 46 मिनट 12 सेकंड, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, बस 60 से डिवाइड करके हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन तो काटा पीटी थी, ठीक है ना। चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसका होता क्या है 1/2 और दोनों जो भुजाएं होती है आमने सामने की उसका योग और ऊंचाई का गुणा, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 a + b, a + b कहने का मतलब 3 + 4, और ऊंचाई कितनी है तो 7, 4 और 3 ये हो जाएगा। अच्छा ऊंचाई कितनी है तो 5, 5 और 4 और 3 7, 7 × 5 = 35, और 35 / 2 करोगे तो कितना आएगा 17.5 इंच, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दी गई है 1 सही 3/4, ठीक है 1 सही 3/4 त्रिज्या दी गई है। 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले त्रिज्या दी गई मतलब क्या है r दिया गया है, तो पहले 2πr निकाल लो। 2πr निकालने के लिए 2 × 22/7 और r देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा 4 × 4 3 7/4 है, 7/4, 7 से 7 गया, 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 11। तो 2πr का मान मतलब परिधि का मान, एक चक्कर लगाने वाला मान कितना आ जाएगा आपका 11। 11 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब देखो एक चक्कर लगाता है तो टोटल 11 मीटर का रास्ता तय करता है। बातों को समझो थोड़ा, एक चक्कर लगाता है तो 11 मीटर का रास्ता तय करता है। हमें 11 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा समझो एक चक्कर में 11 मीटर का रास्ता तय करना है, तो हमको तय करना है टोटल 11 किलोमीटर का। तो हमको 11 किलोमीटर कहने का मतलब 11,000 मीटर, तो यहाँ पर भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर तय करने के लिए उसको 1000 चक्कर लगाना पड़ेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर पेपर में कोई थोड़ा सा जो लेवल वाला एक क्वेश्चन लगा, वैसे उतना टफ भी नहीं, मॉडरेट बोलूँगा इसको मैं। समकोण त्रिभुज ABC ऐसा कुछ है, ये आपको नज़र आ रहा है ये, और ये कुछ ऐसा है A B और ये C, ये है D। आपको छायांकित भाग जो है मतलब कि ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालो, इस वाले को निकालो, और पूरे क्षेत्रफल में से इस वाले को, छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, आपको छायांकित शेडेड एरिया निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़ा त्रिभुज लो। तो हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, BC = 8 है, AC = 16, AC = 16 है। तो हम निकालते हैं त्रिभुज ABC, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, हमको निकालना पड़ेगा लंब, ठीक है ना। हमें लंब निकालना पड़ेगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी ऊंचाई कहने का मतलब हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर निकालने के पहले हमको लंब यहाँ से तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर कितना है 16, तो 16 का वर्ग, लंब हमको पता है कि अभी नहीं, आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग। तो 16 का क्या होता है आपका, तो ये होता है हो जाता है आपका 256, ठीक है ना। माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा ये 64, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। 256 में 64 कम कर दो तो 6 में 4 गया 2, 25 में 6 गया 19, 192। अभी 192 आया होगा तो कई लोग को लगा होगा कि शायद क्वेश्चन गलत बन रहा है, क्योंकि 196 आना चाहिए था। हम अपने ऊपर डाउट करते हैं, कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन ख़राब है या हमने कुछ गलत सॉल्व किया, ये सोचते हैं, क्योंकि पेपर का प्रेशर ही ऐसा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया था बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब आपको लेना है लंब 192 का अंडर रूट, लंब निकल जाएगा। तो 192 को कुछ ऐसे लिखो, कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकालते बने। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो
9 2 11 और 1 12। अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 छक्के 18, 1 3 चौके 12, तो ये 64 मुझे मिलता है। तो मैं ये कर सकता हूँ, और ये मैंने क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे एक स्क्वायर रूट निकालते तो बने। तो 64 गुणित 3 मैं ये लिख सकता हूँ 192 को। इसका मतलब मैं 64 को 8 लिख सकता हूँ बाहर निकाल के, और ये √3 हो जाएगा। तो लंब का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 8√3। 8√3 आ गया, इतना हो गया। अब इसके बाद हमको 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो 1/2 आधार क्या है, 8 है, ऊंचाई कितनी है, 8√3 है। तो निकाल दिए, 2 चौके 8, 4 अट्ठे 32, 32√3। मतलब कि जो बड़ा जो त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, 32√3 आया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 32√3। ठीक है, अब इसका निकालना है, ये इसका निकालना है, छोटे वाले त्रिभुज। और छोटा त्रिभुज जो है आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, BCD ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और यहाँ से लेके ये भी 8 होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 3/4 A² होता है। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा A²। A मतलब कि 8 है, तो 8 × 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16√3 ये निकल गया आपका समबाहु त्रिभुज। जो BDC छोटा त्रिभुज नजर आ रहा है उसका क्षेत्रफल। मैंने क्या बोला, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, बस शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 32√3 में से 16√3 माइनस कर दो, क्या आएगा, 16√3 आएगा। अच्छा, ऑप्शन में आपका पॉइंट में दिया है, तो 16√3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 16√3 इसका मतलब क्या, √3 का मतलब होता है 1.732, √2 √3 ये सब की वैल्यू पता होना चाहिए, √5। तो ये आपका जो √3 है 1.732, तो 16 गुणित 1.732 ये आपको निकालना है। वैसे दशमलव के एक ही स्थान तक बोला है, तो दशमलव के एक ही स्थान तक बोला है तो आपको लंबा चौड़ा इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए 16 छक्के 96, 16 7 112 का, तो हासिल आई 11, 16 कम 16 और 16 11 क्या हो जाएगा, 16 कम 16, 16 और 11 27.2। तो 27 जो आ रहा है यही आपका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 16 और 24 हाँ 27। ठीक है, अगर आप मान लो इसको 1.732 से लेकर सॉल्व करते, चलो मान लो 1.732 से सॉल्व करते तो भी देख लेते हैं। 16 दूनी 32 का 2 हासिल आई 3, 16 3 48 3 51 का 1 हासिल आई 5, 16 7 112 5, 117 का 7 हासिल आई 111, 16 कम 16, 16 का 27, तो 27.712, 27.712 बिल्कुल ऑप्शन नंबर C। तो इसको मत लो, 3.3 का जो मान होता है 1.732 उसको पूरे को ही लेके चलो। वैसे अगर पूरे को लेके चलने का मन नहीं है, इतना ज़्यादा कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो जो मैंने दशमलव के बाद केवल एक अंक को लेके सॉल्व किया उसमें भी आप आंसर के लगभग 5 तक पहुंच गए थे, क्योंकि 27 के आसपास आपका और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो आप समय कम लगाते हुए उस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते थे। लेकिन कई लोग के मन में यह होगा कि 27.7 आ रहा है, हमारा तो 27.2 आ रहा है, तो गलत तो नहीं हो रहा है। तो उस गलत वाले मन को मन से निकालने के लिए मैंने इसको बताया कि पूरी वैल्यू लेकर चलोगे तो आपको एक दशमलव के बाद एक स्थान क्या 3 स्थान तक करेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था। प्रश्न मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, क्या है, यदि AB और CD एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं तो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चित्र के अनुसार हमको बताना है क्या आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक वृत्त है और 2 जीवाएं इंटरसेक्ट कर रही है तो उस जीवा के किसी बिंदु से अगर हम केंद्र इसको मिलाएंगे तो ये वाली भुजा और दूसरी जीवा से इस केंद्र पर जो मिलाएंगे ये वाली भुजा OM और ON ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो OM और ON आपस में बराबर होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाए, अगर हम इसमें सर्वांग समता देखें तो ये जो बड़ा त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज है, और ये छोटा त्रिभुज है, इसमें क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो है OE। तो OE बराबर OE क्या है, इसमें दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, ये बराबर, ये तो OM बराबर ON हो गया, OE बराबर OE हो गया। और ये देखो ये वाला एंगल भी 90 दिया है, ये वाला एंगल 90 दिया है, 90 है मतलब बराबर है। तो एंगल EMO बराबर एंगल ENO। इसका मतलब क्या हुआ, साइड मतलब कि भुजा, फिर भुजा, फिर क्या आ गया, कोण। इसका मतलब आपको ये भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा वाला मतलब कि SAS साइड एंगल साइड, मतलब कि ये भुजा कोण
भुजा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि चाहे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होगा तो बी ई क्यू, एंगल बी ई क्यू बराबर होगा एंगल सी ई क्यू के, इस वाले एंगल के, एंगल सी ई क्यू के। और ये दिया है आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी, और ये वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हुए आज की परीक्षा में गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आने वाले एग्जाम में चाहे वो महिला पर्यवेक्षक हो, हॉस्टल वार्डन है, जो भी एग्ज़ाम, जो भी प्रतिभागी है एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को देख करके बिल्कुल एनालाइज़ कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।